हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग, रारा पायला व्लॉग। तो आज मैं ना आपसे अपनी लाइफ की जो मेरी लाइफ का सबसे पहला फियर था, या मेरी लाइफ का डर कह सकते हैं, या एक चीज़ जिसे मैं सोशल लाइफ में या समाज में, या फिर आप कह सकते हैं अपनी बहुत चीज़ों में जिससे मैं बहुत घबराई हूँ या मैं डरी हूँ, आज मैं आपसे वही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैंने अपने चैनल का नाम रखा साक्षी नागर व्लॉग्स, फिर मैंने अपने चैनल का नाम रखा चेरी लिटिल थिंग्स। अब मेरे जो चैनल का नाम है उसका नाम है रारा पायला व्लॉग्स। मैं सोचती थी कि मैं हमेशा वो इंसान थी कि मुझे सरवाइव करना है, आई एम अलोन, तो मुझे कोई भी सहारा दे दे या कोई भी एक नया रिश्ता या पुराना रिश्ता, वो मेरे ऊपर ऐसे भारी पड़ जाता था कि मैं उनकी सुनने के लिए तैयार रहती थी, क्योंकि मेरे अंदर का वो कॉन्फिडेंस ना मर गया था कि मैं सही हूँ, वो गलत है। मुझे लगता था नहीं, वो सही है, मैं गलत हूँ, वो जो कह रहे हैं वो मेरे लिए सही है। तो पहले मैं बताती हूँ मेरे चैनल का नाम। मेरे चैनल का नाम है रारा पायला व्लॉग्स। रारा मतलब राजा प्लस रंगोली, पायला व्लॉग्स। मुझे हमेशा से ना, पता नहीं ये फितूर था या क्या था, मैं अपने मन की सुनती हूँ, पर जहाँ मुझे लगता है ना कि मेरे ऊपर किसी और का भी हक है, तो वहाँ मैं थोड़ी सी कतराती हूँ, वरना मैं अपने मन की सुनती हूँ। जो मेरा मन मुझसे कहता है मैं वो करती हूँ। बहुत ही हद तक मुझे पता होता है, मेरी इंट्यूशन पावर इतनी हाई होती है कि मुझे पता है ये सही है या गलत है। जैसे कि आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज 23 ऑफ मई है, और अब से 14 साल पहले आज के दिन मेरी बाइक की डेथ हुई थी। अब कह सकते हैं कि एक हैप्पी फैमिली में एक पहला ऐसा हादसा जिसने पूरी लाइफ बदल दी हो। मेरे भाई की डेथ हुई थी, और उस टाइम पे मैं और मेरा भाई दोनों ही, मेरा भाई 10th में था और मैं 11th में थी, क्योंकि मैं उससे 11 महीने छोटी थी, और हमने सेम टाइम पे दोनों ने 10th की थी, और वो 10th में फेल हो गया था और मैं 10th में पास हो गई थी। तो जब मैं 11th में आई, वो 10th में था, और वी आर इन सेम इंटर कॉलेज, मतलब हम सेम स्कूल में थे। इंटर मतलब 12th में हम, और हम उस कॉलेज में थे, मतलब उस स्कूल में थे हम जहाँ पे, इंटर कॉलेज में, जहाँ पे हमारे दादाजी पढ़ाते थे। ठीक है, वो मवाना में था। और मुझे आज भी जब याद आती है ना वो बातें, किसी ने सही कहा है, नोबडी लव एंड नोबडी प्रोटेक्ट यू लाइक योर ब्रदर डू। मुझे अभी भी याद है, हमने स्कूलिंग भी साथ में की। मैं 5th से लेके 10th तक गर्ल्स स्कूल में थी, फिर मुझे उसके स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था 10th में। और हमारा एक स्पोर्ट्स का पीरियड होता था जिसमें हमें ग्राउंड में जाना होता था। मुझे अभी भी याद है, वो कॉमर्स से था, वो 10th उसने कॉमर्स से की थी, तो वो क्या करता था, वो अपना पीरियड मिस कर देता था और वहीं घूमता रहता था, क्योंकि उसके लिए तो मैं, मतलब लाइक छोटी बहन, मेरी बहन को कुछ कह ना दे, बॉयज़ स्कूल में पढ़ती है, वो वाले जोन में रहता था। तो मेरा भाई क्या करता था, मेरे को वार्निंग देता रहता था कि तुझे लग रहा है मैं तुझे नहीं देख रहा, मेरी नज़र तुझ पे है। उसको ऐसा लगता था कि पता नहीं, तो अपना वो पीरियड मिस कर देता था और वो वहीं ग्राउंड में घूमता रहता था। और जैसे हमारी छुट्टी टाइम होता था ना, तो मैं जैसे पैदल भी जाती थी, उसका इतना डर था, वो मुझे हमेशा ही, जब हम सुबह मॉर्निंग में भी स्कूल के लिए निकलते थे ना, वो मुझसे एक ही बात कहता था, या तो मुझसे 10 कदम आगे चल या मुझसे 10 कदम पीछे चल। घर वाले गुस्सा करते थे कि तुम दोनों साथ क्यों नहीं जाते, बट उसको ये रहता था नहीं 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 नहीं, तो कहते थे या तो पीछे चल 10 कदम या आगे चल। तो जब मैंने 10th पास की थी ना, मेरे ज़्यादा तो नहीं थे, 51 अराउंड मेरे मार्क्स आए थे। तो क्योंकि मेरे को मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, तो उसने ज़िद करके मुझे साइकिल दिलवाई कि नहीं, इसे साइकिल दिलवाओ, ये साइकिल से स्कूल जाएगी। और हमेशा कभी भी अगर उसे दिख गया ना कि मैं हूँ, तो वो मतलब जब मेरे मतलब इर्द गिर्द ही रहता था।
फिर मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने शॉर्ट हैंड ट्रेंड से, मतलब शॉर्ट हैंड होती है, मैंने 12th उससे की थी। तो उसने, जब मैं नई नई स्कूल में गई थी ना, तो वो मेरे स्कूल में जाके मेरे क्लासमेट से बोला कि ध्यान रखना, क्योंकि हम 2 ही लड़कियां थी। स्टिल शी इज़ माई फ्रेंड, स्टिल हम साथ में हैं। 12th के फ्रेंड्स जो हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह। आकांक्षा नाम था मेरी फ्रेंड का। तो उसने, मेरी क्लास के 2 बॉयज़ थे जो उसके भी फ्रेंड थे, तो उसने बोला कि ये मेरी बहन है, ध्यान रखना, पूरी क्लास में बॉयज़ हैं। मतलब हम 2 ही लड़कियां थी और पूरी क्लास में लड़के थे, तो वो बोला कि प्लीज़ ध्यान रखना, मेरी बहन है, ठीक है। तो वो मेरे पास आया, उसका नाम था आशीष या समथिंग कुछ। उसने बोला कि तुम राजा की बहन हो? मैंने कहा हाँ, क्यों, क्या हुआ? कहता कि वो बोल के गया है मेरी बहन का ध्यान रखना, किसी से बात करे तो बता देना, या मेरी बहन को कोई कुछ कहे तो बता देना। तो वो इस हद तक प्रोटेक्टिव था। एक बार ऐसी कुछ हो गया था, और इंसिडेंट्स मुझे याद आ गया। जब हम 11th में थे ना, तो हम इंग्लिश का ट्यूशन, 10th का इंग्लिश का ट्यूशन हम साथ में जाते थे। वो 10th में था, मैं 11th में था, और सुजाता मैम थी, तो उसने ही उन्हें ढूंढा था। ऑब्वियसली जब हम बड़े होते हैं तो थोड़ा सा हमारा फ्रेंड ग्रुप भी बनता है। उसके भी फ्रेंड्स थे, मतलब हम इंक्लूडेड, हम फ्रेंड्स थे। तब तो ये बात इतनी बड़ी लगती थी कि हाँ, एक ग्रुप है, एक लड़का और लड़की दोस्त है या साथ में पढ़ रहे हैं। क्योंकि हम गुज्जर कम्युनिटी से हैं, तो ऑब्वियसली सबकी सोच अलग अलग होती है। तो किसी ने ना ऐसे कुछ बोल दिया था पापा से आके कि ये तो लड़कों के साथ ट्यूशन जाती है, ये तो लड़कों से बात करती है। और पापा ने मुझे बोल दिया कि ट्यूशन नहीं जाना। मुझे खुद नहीं पता कि पापा मना क्यों कर रहे हैं कि ट्यूशन नहीं जाना, क्योंकि पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे। घर में डिस्कशन चला, और वो बात और किसी ने नहीं, मेरे ही खुद के कज़िन ने फैलाई थी। और जब मेरे कज़िन ने ये बात फैलाई, तो उस टाइम पे भी पापा ने बोल दिया कि ट्यूशन नहीं जाना। और मैं बैठ के रो रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, और ट्यूशन का टाइम हो गया। वो मुझसे बोलते हैं चल ट्यूशन चल। मैंने कहा नहीं, पापा ने मना कर दिया। कहता पापा ने क्यों मना कर दिया? और उस टाइम पे मतलब लाइक ही इज़ द डिसीजन मेकर। उसने बोला नहीं, तू चल मेरे साथ चल, मैं तुझे ट्यूशन लेके जाऊँगा। पापा ने कहा, बोल दिया ना लड़की ट्यूशन नहीं जाएगी, तो उसने कहा कि तुम क्यों कुछ कह रहे हो, मैं जाता हूँ उसके साथ ट्यूशन, मुझे पता है। और ही इज़ वेरी प्रोटेक्टिव। गुस्सा भी हो जाता था, घर के बाहर खड़ा नहीं होने देता था, छत पे नहीं घूमने देता था। जो है जैसा है रहो, साथ में काम करते थे। वो झाड़ू पोछा करता था, मैं बर्तन मांजती थी। फिर मैंने रोटी बनाना सीखा। फिर हमारी लड़ाइयाँ बजती थी कि तू तो इतनी रोटी खाता है। साथ में टीवी पे लड़ाई बजती थी। मामा के घर जाते थे, तो मामा के घर भी जाना इज़ लाइक सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा, ठीक है। दुनिया दोपहर में सोती थी, मैं और वो छत कूदते थे, मुझे भी छत कूदा देता था। बोतलें चोरी करके रद्दी में बेचते थे, ठीक है। नानी के यहाँ पर रेंट, मतलब लाइक किराएदारी काइंड ऑफ उनका काम था, तो वहाँ ले जाता था। वहाँ से पैसे लेके खुद भी खाता था, मुझे भी खिलाता था। वो तो पिटे भी बहुत है वो, और मैं बहुत पिटे अपने मम्मी पापा से, बहुत पिटे हैं। पापा मेरे थोड़ी पार्शलिटी करते थे, पापा उससे ज़्यादा प्यार करते थे। मैं इज़ लाइक अ अच्छी बच्ची, अपना होमवर्क, अपना ट्यूशन वर्क सब कंप्लीट करने वाली। मेरे पापा बैठ के उसका स्कूल का होमवर्क भी करते थे। तो ठीक है, कभी कभी ज़िंदगी ना किसी को ले तो जाती है, पर उसकी यादें छोड़ जाती है। और मेरी और उसकी स्टोरी में हमारा मेन रील रहा है ना, हमारा वो ये रहा है कि हम हमारे दादा दादी के ज़्यादा पास रहे हैं। तो मैं मेरी दादी से बहुत प्यार करती थी, और सेम एज मेरा भाई मेरे दादाजी से बहुत प्यार करता था। तो हमारी दुनिया ही वहीं घूमी है। हमारी पढ़ाई, हम कौन से स्कूल में जाएंगे, क्या हम करेंगे, सब कुछ हमारे दादाजी डिसाइड करते थे। और जब मेरी दादी की डेथ हुई थी ना, हम बहुत रोए थे। जब हम दोनों ही बहन भाई बहुत रोए थे। हम अपने दादाजी को ऐसे हक करके कि प्लीज़ हमारी दादी को ला दो, क्योंकि हमें खाना देना, हमारी केयर करना, सब कुछ हमारी दादी करती थी। और जब दादी चली गई तो पता नहीं ऑटोमेटिकली दादाजी से और ज़्यादा लगाव हो गया। पर दादी से लगाव या दादा से लगाव से पहले वो दादाजी की बहुत क्लोज था। मेरे दादाजी से बहुत प्यार करते थे। उसके जाने के बाद भी मेरे दादाजी बहुत बीमार हो गए थे। उसकी बातें, एक बार हमारे दादाजी ना बीमार हो गए थे, पैरों की जो नस है ना वो ब्लॉक हो गई थी बिल्कुल। कोई क्या केयर करता होगा आज के टाइम में अपने दादा दादी की। आज के टाइम में तो दादा दादी पैसे दे दें और खा लो, चाट लो और बस, ठीक है। मैं तो बहुत छोटी थी, मेरे दादाजी की ना पैरों की नस ब्लॉक हो गई थी।
ठीक है। मेरे दादाजी को मेंटली मतलब मेरे दादाजी मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब रहते थे, तो उन्हें ज़्यादा ठंडी या ज़्यादा गर्मी में वो बीमार हो जाते थे। उसने मुरादनगर आना सीखा, ठीक है। आप कह सकते हो थोड़ा बहुत मैं उस पर भी गई हूँ कि मैं इतनी जल्दी बाहर निकली, जॉब करा, सब कुछ करा। मुरादनगर से वो दादाजी की दवाई लेके आता था, बाबा जी की दवाई लेके आना। फिर हमारे दादाजी बीमार हो गए थे। मेरे पापा बहुत टेक केयर करते थे। मेरे पापा की साइकिल हमने एक पेड़ से बांध रखी थी, हम अपने दादाजी को उस पर बिठाते थे और उनसे साइकिल चलवाते थे। उनकी थेरेपी चलती थी, उन्हें थेरेपी पे ले जाना, उनके इंजेक्शन लगवाना। वो जितना भी घूमते थे, जितना भी यारी दोस्ती, कहीं भी उन्हें बाइक पे बिठा के लेके जाना, सब कुछ वो करता था उस एज में। जब वो था मतलब 15-16 साल की एज में वो सब कुछ करता था। कुछ भी करवा लो उससे। बहुत तेज था, बहुत स्मार्ट था और इतना सुंदर था ना वो। 3 साल हुए मेरे पापा को, कहने को मेरे पापा मेरे लिए कुछ नहीं करते थे, पर ऐसा लगता था सब कुछ है मेरे लिए। 2 साल में इतने गंदे डिप्रेशन में रही हूँ। मैं बातें नहीं करती थी, मैं बैठे रहती थी। मेरा पति मुझसे ये कहता था, तू तो बात ही नहीं करती, तू पागल वागल नहीं है, तू डिप्रेशन की शिकार है, ऐसे बोल देते थे मेरे हस्बैंड मुझे। खुद को संभाला खुद ही, किसी ने, नोबडी कम्स टू मी, किसी ने मुझसे आके मुझे आज तक ऐसा विश्वास नहीं दिलाया कि हाँ हम तेरे साथ हैं या कुछ भी। सब कहते हैं नॉर्मली दुख में सुख में कोई आता भी नहीं है। मेरी डिलीवरी हुई है, किसी ने मतलब कोई मुझे देखने नहीं आया फिजिकली कि तू बीमार है, हम तुझे देखने आए हैं, नहीं। फोन करेंगे, तू ठीक है, ध्यान रख, तेरा 3rd ऑपरेशन हो गया, हमें बहुत दुख हुआ, पर कोई फिजिकली देखने नहीं आया। अरे वैल्यू तो उनकी होती है जो फिजिकली तुम्हारे लिए अवेलेबल होते हैं। इंसान दुख में, मेरा जैसा इंसान ना, मैं तो बहुत बड़ी इमोशनली फूल हूँ। अगर आप मेरे लिए इतनी सी करोगे ना, अगर मैं जीना भी चढ़ रही हूँ, किसी ने मुझे ऐसे उंगली दे दी कि हाँ आजा ऊपर आजा, मेरे लिए तो ऐसा लगता है कि यार मेरे लिए कितना कर दिया। और जब मुझे ज़रूरत हो बहुत, मेरे दुख के टाइम में कोई मेरी करे ना और मुझे चीज़ों का रियलाइजेशन हो, तो फिर लगता है यार साक्षी तूने कितना करा, कोई भी नहीं है तेरे लिए, तूने सबकी कितनी हेल्प की, तू सबके लिए कितना खड़ी रहती है, सबके दुख दर्द में जाती है। पर जब तुझे दुख हुआ, और वो भी फिजिकली, नॉट मेंटली और इमोशनली, तेरे साथ तो कोई भी नहीं है, सिर्फ तेरा पति है, कोई भी नहीं है तेरा तो, और तेरे पे 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। तो यहाँ पता चलता है लाइफ में कि आप कितने बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, कितना आप झेल सकते हो। अरे समझदार तो सब बनते हैं, जब अपने पे पड़ती है ना, और सुननी भी पड़ती है, जब पता चलता है आप कितने बड़े कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। आज तो मेरा बहुत हो गया। बस मुझे इतना पता है, जहाँ भी कहीं भी मेरा भाई या मेरे पापा होंगे और मुझे कभी देखते होंगे ना, तो सोचते तो ज़रूर होंगे कि मुझे उनकी कितनी ज़रूरत है, या कितना मुझे अकेला फील होता है, या कितना मुझे सुनने को मिलता है, या कहाँ मैं सही होते हुए भी गलत प्रूव हो जाती हूँ। मुझे बहुत याद आती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता 2 या 3 दिन जिस दिन मुझे मेरे भाई या सबसे ज़्यादा याद मुझे मेरे पापा या मेरे दादाजी की आती है, क्योंकि भाई तो नहीं था शादी के बाद। कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम भी होती थी ना, मैं अपने पापा को कॉल करती थी। मेरे पापा यही कहते थे हमेशा से ही, तू छोड़ के आ जा सब कुछ, मैं हूँ ना, तू आ जा तू यहाँ। हमेशा मेरे पापा एक ही बात बोलते थे, तू आ जा यहाँ पे, तेरी कोई भाभी नहीं बैठी, तू आ जा, मैं देख लूँगा, आ जा तू, बता के और आ जा। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती थी। और आज कुछ भी हो जाए, कहीं भी कैसी भी सिचुएशन आ जाए, मुझे रहना यही है। मैंने बहुत सी बार तो मेरी लाइफ में ना ऐसे फेसेस आए हैं कि जब लगता था कि मम्मी पापा भी नहीं चाहिए, कि यार नहीं भाई तो होना चाहिए था। जैसे जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, जब मुझे लगता है कि बहुत दर्द होता है, हर चीज़ हर इंसान तो पूरी नहीं कर सकता ना। जब मैं उन्हें देखती हूँ ना, जब टच वुड मेरी फैमिली में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, मेरी बाजी के बच्चे हैं, मेरे चाचा के बच्चे हैं, वो बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि वो होता तो कितना प्यार करता। या जैसे मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मुझे ऐसा लगा कि पापा नहीं है, वो होता तो शायद आता, मेरे पास रुकता, मुझे टेंशन होती, क्योंकि ये है
ये ब्लड रिलेशन एक ऐसा होता है कि आपकी कितनी लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, एट द एंड कजिन्स आपके लिए खड़े नहीं होंगे, बट आपका भाई आपके लिए हमेशा खड़ा होगा। वो आपकी जिम्मेदारी भी उठाएगा, आपका सब काम भी करेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा पति बहुत अच्छा नहीं है, बट अब मुझे रियलाइज होता है जब मैं 29-30 साल की हो चुकी हूँ कि हर बात पति से भी नहीं कही जाती और हर बात माँ बाप से भी नहीं कही जाती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसे कोई कनेक्शन ढूंढती हूँ ना, जब मैं देखती हूँ कि मुझे कोई मिल जाए जिसे मैं ट्रस्ट कर लूँ और मैं अपनी सब बात बता दूँ और वो यूँ सुने कि नहीं ये मेरी बहन है, ये मेरी बात, मैं इसकी बात अपने तक रखूँगा और मैं इसके लिए खड़ा हूँ। क्यों? आप किसी से भी शेयर करोगे, पीछे मुद्दा बनाएंगे, आपकी बातों को आप में कमी निकालेंगे, अपने आप को बहुत समझदार दिखाएंगे जैसे आप ही गलत हो। ठीक है, और झेलना ना बहुत मुश्किल होता है। ओपिनियन देना, किसी के बारे में बोलना, वो बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। लोग चले जाते हैं पर बातें रह जाती हैं। तो मैंने बहुत झेला था, मुझे अभी भी बहुत बातें ऐसी हैं जो मैं शेयर भी नहीं कर सकती ऑन कैमरा, कि जब मेरा भाई गया था मुझे किस तरीके से ट्रीट किया गया था, मैं कितनी छोटी थी, क्या क्या बोला गया था। आई रिमेम्बर एवरीथिंग, मुझे सब याद है, कैसे मुझे किसने ट्रीट किया था, क्या क्या मेरे पीठ पीछे बोला था। पर आपको नहीं पता ना वो इंसान हमारे साथ कैसे रहता था, वो हमें कितना प्यार करता था, या वो हमारी कितनी केयर करता था, या वो हमारे लिए कितना प्रोटेक्टिव था, या हमारे लिए कितना ज़रूरी है। आज तो लोग क्या करते हैं, अरे उनका लड़का, उनका वो चला गया। पर नहीं यार, जो जिसका होता है ना, जिसका उससे रिश्ता होता है, उसको पता होती है कि उसकी क्या कमी है। बहुत सी जगह आपको ऐसा लगता है आपके माँ बाप गलत है, नहीं आपका भाई होना चाहिए था। जितनी कमी मुझे महसूस हुई है, लोग बाग पता क्या करते थे, थैंकफुल कि मैं बहुत मैच्योर रही हूँ। जब मैं न्यूली मैरिड आई थी ना, मुझे मेरे मुंह पे मेरी ससुराल में ऐसा बोल देते थे कि जितनी आप समझदार दिखती हो ना, या जितना आप प्रिटेंड करती हो, उतनी आप हो नहीं, आप बहुत तेज हो, या आप मतलब बहुत सी बातें याद आ जाती हैं जिसने जो जो बोला है। और दिखावा करती हो तुम, ये दुख जो तुम दुख दिखाती हो, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है। शादी से पहले की मैं बात नहीं बोलती, शादी से पहले मेरे भाई के जाने के बाद सबसे पहले जब रक्षाबंधन आती थी ना, शुरू के 3-4 साल 5 साल तो ऐसे रहते थे कि कमरे में से निकलने का मन नहीं करता था, क्योंकि मैंने अपने भाई की भाई दूज भी मनाई है, मैं उसको राखी भी बांधती थी, सब कुछ। मैं कमरे में बैठ के ना रोती थी अकेले, बहुत रोती थी, मैं गेट ही नहीं खोलती थी। मेरे पापा ऐसे मुझे देख के गेट बंद कर देते थे। मेरे पापा ने मुझसे राखी बंधवाना शुरू किया, मेरे दादाजी ने मुझसे राखी शुरू किया। और जब तक मेरे दादाजी थे ना, क्योंकि कोई कितना ही रिश्तेदार हो, सब मौके के होते हैं, कोई नहीं बुलाता, कोई नहीं ध्यान रखता आपका। ये राखी 2 दिन बुलाएंगे, अगले में, मतलब सबका उल्टा उल्टा है। मेरा ये था कि मुझे किसी पे बोझ नहीं बनना। मेरी शादी के बाद भी मेरे पापा राखी पे बहुत सी बार ऐसा होता ना, कोई बुला लेता था, आ जा राखी बांध जा, फिर अगले साल नहीं बुलाता था। ठीक है, कोई प्रायोरिटी पे था तो नहीं आता था, ये वाला जोन रहता है। जब तक मेरे पापा थे ना, मेरे पापा हमेशा हमेशा मुझे कॉल करके बोलते थे कि कहीं नहीं जा रही है ना तो आ जा। मतलब वो मुझसे राखी भी बंधवाते थे, हमेशा मेरे पापा ने मुझसे राखी बंधवाई है। और मेरे पापा, मुझे अभी भी याद है, जब भी मुझसे राखी बंधवाते थे ना, हम दोनों एक दूसरे को हक करके इतना रोए हैं ना, बहुत ज़्यादा रोए हैं, क्योंकि मतलब इंसान चला जाता है, उसकी यादें, उसकी बातें कभी नहीं भुलाई जाती। और ये आज तो उसकी डेथ एनिवर्सरी है, तो ये बातें याद भी आ गई। वरना कभी कभी कौन सुनता है, किसके पास डेली कोई सुनने के लिए होता है या बातें करने के लिए होता है। और मैं अपनी बताऊँ ना, मैं कभी भी आज तक, मेरी ससुराल में मेरी शादी को 8-9 साल होने वाले हैं, मैं कभी भी किसी के सामने नहीं रोती कि मेरा भाई नहीं है, मैं तो बहुत दुखी हूँ। हमेशा राखी पे भी स्पेशली, इनकी बहनें आती हैं, सब आते हैं,
मैं सबके लिए खाना भी बनाती हूँ, सब काम करती हूँ, हैप्पी रहती हूँ। और जब मैं रूम में अकेले बैठती हूँ ना, जो मुझे इतना रोना आता है ना, इतना रोना आता है। मैं अकेले इतनी रोती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड भी देख लेते हैं ना, काफ़ी बार तो मुझे मेरे हस्बैंड भी ताना मार देते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं, अरे साक्षी क्यों त्योहार के दिन रो रही है, क्यों ड्रामा कर रही है, अकेले कोई आप किसी को छोड़ नहीं रहे हो है, और फिर आप बोल देते हो साक्षी ड्रामा कर रही है। ये दर्द ऐसा होता है ना अपने को खोने वाला, कि आप किसी को बता भी नहीं सकते कि आज वो होता, वो आपके लिए करता तो कैसा होता ना। मैं अपने पापा को लेके कभी किसी के सामने रोती हूँ, पर जब मुझे लगता है ना ये ऐसी सिचुएशन है मेरे लिए, मेरे अपने होते तो मेरे लिए पता नहीं क्या करते। क्योंकि आप जब आपके अपने नहीं होते ना, आप हेल्पलेस होके किसी को कॉल कर सकते हो, अपनी बता सकते हो, सिर्फ नोबडी कम्स टू हेल्प यू। कोई आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आता, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, सब अपने बारे में सोचते हैं सब। तो I know myself, how I live in the world। मैं अपनी शादी भी चला रही हूँ, मैं अपने बच्चे भी देख रही हूँ, सब कुछ करती हूँ। मुझे पता है मुझसे एक गलती भी हो गई ना, कोई नहीं आएगा, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। दुख सबसे ज़्यादा दर्द होता है कि कभी कभी मेरे लिए वो बातें कहने वाला कोई नहीं होता जहाँ मैं सही होती हूँ, पर मेरा कोई नहीं है जो मुझे आके ही बोलते कि आप ये ऐसी नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और वो बातें कहने वाला सिर्फ और सिर्फ एक भाई या एक बाप हो सकता है, क्योंकि एक औरत कभी भी नहीं, एक औरत की कभी भी नहीं सुनी जाती। और मेरी मम्मी भी इतनी समझदार नहीं है, मेरी मम्मी बहुत अनमेच्योर, ठीक है बहुत अच्छी है, सीधी है, बट मैच्योर नहीं है। ये होती है। आज तो मैंने पता नहीं क्यों अब मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन इतना हो गया। पहले मैं बहुत छिपाती थी, अब मैं सोचती हूँ क्यों ना शेयर करूँ मैं। रियल लाइफ में भी तो आप बर्दाश्त कर ही रहे हो ना, रियल लाइफ में भी तो आप देख ही रहे हो ना सबको कि रियल लाइफ में आपके साथ क्या हो रहा है। तो ये होती है लाइफ, ये होती है किसी के जाने का दुख दर्द। लोग सिर्फ लगता है कि भूल गए, बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं 3 साल हो गए मेरे पापा को, 3 साल में मैं बीमार हो गई हूँ। इससे मतलब नहीं रखती जब से मेरे पापा गए हैं, जब से मेरे पापा की डेथ हुई है। मैं बहुत कम या तो अपनी ससुराल या मैं अपनी मम्मी के घर, जो मेरे पापा का, जो मेरा खुद का घर है, वहाँ रहूँगी, चाहे मुझे कैसे भी रहना हो, कितनी ही प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी वो माहौल देना पड़ेगा। मैं 12 महीने अपने बच्चों को भी तो यहाँ नहीं रख सकती ना, उनको भी तो वो माहौल देना पड़ता है ना कि ये यहाँ तुम्हारा नानी या नाना का घर है। क्योंकि मायरा तो फिर भी पापा के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर चुकी है, व्यान तो सिर्फ 8 महीने छोटा था, तो उसको भी वो माहौल, फैमिली है मेरी तो थोड़ा वहाँ से, मेरी बुआ है, मेरे कजिन्स हैं कि ये तेरे मामा आई है, तो थोड़ा माहौल को देना पड़ता है। बट कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता। अगर वो किसी की कमी पूरी भी कर रहा है ना, तो आपको 10 बार रियलाइज़ कराएगा कि हाँ वो उसकी कमी पूरी कर रहा है। बस भगवान से एक ही दुआ है कि अगले जन्म में ना मेरे साथ ऐसा मत करना जैसा मेरे साथ अब करा है। प्लीज़ मुझे हैप्पी फैमिली देना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने बच्चों को वो दे पाऊँ जो उनकी लाइफ से मिसिंग है, बट जो चले जाते हैं उनकी कमी कोई पूरी नहीं करता। आज का आज मैंने आपसे वो शेयर कर दिया जिसे मैं अकेले बैठ के अपने दिमाग में भर के सोचती रहती हूँ ना, मेरे दिमाग में चलता रहता, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात क्लिक कर गई, फिर रोना, बहुत सी बातें। अकेले जीने के लिए ना बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत। कहना आसान होता है, मेरे मुंह पे मुझे बोल देते हैं बेचारी, भाई नहीं है, बाप नहीं है, पर सिर्फ उस मोमेंट तक, सिर्फ आप क्या फेस कर रहे हो, आपने क्या फील किया है, आपको किसकी कहाँ ज़रूरत थी, आपके भाई, आपके पापा, ये सिर्फ भगवान जानता है। इसीलिए बहुत सी चीज़ों में भगवान आपके लिए खड़ा है, भगवान ने आपके लिए बहुत ईजी चीज़ें की हुई हैं। जैसे सब मुझे कहते हैं पति बहुत अच्छा है, इतनी करता है, इतना अच्छा पति मिला है, क्यों? मैं भी तो अच्छी होंगी ना कहीं उसके साथ, मेरे बिना अच्छे हुए वो मेरे साथ अच्छा है, ऐसा नहीं होता। किसी के साथ रह के अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, अपना 100% देना पड़ता है, तब सामने वाला आपके लिए बदलता है। आई होप यू लाइक दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। ऐसी ही मुझे और बातें आप लोगों से शेयर करनी है कि मैं व्लॉगिंग भी क्यों छोड़ी मैंने, क्या मुझे इमोशनली ट्रिगर कर जाता था कि मैं एकदम व्लॉग छोड़ देती थी,
या मैं कहाँ रहती थी, सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।